अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की हाँ पुर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल। नम्र अहमद का लिखा हुआ फ़ारिस क़ाज़ी, ज़ुमर यूसुफ़ और सादी यूसुफ़ की खूबसूरत कहानी। आइए शुरू करते हैं। वो ऐसी ही लड़की है, हमें काफ़ी अरसे से तंग कर रही है। यकीन करो, डैड इसको इतने पैसे दे चुके हैं, मगर इसका दिल नहीं भरता। अगर वो मोहब्बत लेने हमारे पास आती, तो हम उसे अपने साथ रख लेते, मगर वो हमेशा पैसों के लिए आती है। हुनैन बस उसे देखे गई, चुपचाप। अगर वो दोबारा तुम्हें कोई नुकसान देने की कोशिश करे, तब तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। मैं उसे संभाल लूँगा। ओके बेटा? वो नरमी से हमदर्दी से बताता जा रहा था। हुनैन इसी तरह उसे देखे गई, यहाँ तक कि हाशिम चुप हो गया। तभी जवाहरात वहाँ आती दिखाई दी। हाशिम ने मुस्कुराकर माँ को देखा और गर्दन फेरकर हन्ना से बोला, ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। ओके? जवाहरात अब करीब आ चुकी थी। उसने कुछ नहीं सुना था, बस हाशिम को सवालिया नजरों से देखा। आओ, जुमर इंतजार कर रही होगी। आप जाइए, मैंने कल मिल लिया था। बस इसे कहिएगा कि अपना फ़ोन मुझे भिजवा दे। पुलिस रिकॉर्ड के लिए दोबारा से चाहिए। वो दोनों बात करते करते बाहर जाने को पलटे के, क्या आपको मालूम है मिसेस कारदार कि आपके शोहर की दूसरी बेटी कल यहाँ थी? हाशिम एक झटके से मुड़ा और बेयकीनी से हुनैन को देखा, जो तेज नजरों से उसे घूरती उठकर उन दोनों के मुकाबिल आ खड़ी हुई। सीने पे बाजू लपेटी और तीखे अंदाज में जवाहरात को मुखातिब किया। क्या आपको मालूम है कि कल हाशिम भाई ने उसे यहाँ से निकाला था? मैंने खिड़की से देखा था, वो रोते हुए जा रही थी। हाशिम की मालूमात में इजाफा किया। जवाहरात के तासुरात नहीं बदले, वो सर्द सा मुस्कुराती रही। हाशिम ने परेशानी और गुस्से से हुनैन को देखा और फिर माँ को। हुनैन, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? मुझे सब पता है बच्चे। जवाहरात ने मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाया, एक कटीली नजर हाशिम पे डाली और बाहर निकल गई। वो बेहद तैश से उसकी तरफ घूमा, ये क्या था? मगर वो बेखौफी और तुमदही से उसे देख रही थी। अगर आपको भूल गया था तो याद करवा दूं हाशिम भाई कि मैं जुमर यूसुफ की भतीजी हूँ, हुनैन यूसुफ। और मैं भी माफ़ नहीं करती। और मैं बिल्कुल भी सादी भाई जैसे लोगों में शामिल नहीं हूँ, जो आपकी अच्छे लुक्स और अच्छे मैनर्स की वजह से आपसे मुतासिर रहते हैं। मुझे आप पहले भी नापसंद थे, और जो आपने किया, उसके बाद तो मैं आपको ज़्यादा नापसंद करने लगी हूँ। चबा चबा कर बोलती उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। हाशिम गुस्सा ज़ब्त किए लब भींचे खड़ा रहा। आपने मुझे इस्तेमाल किया। अपना और अलीशा का जो भी झगड़ा था, उसमें से अपना मकसद निकालने के लिए। आपको पता था वो मेरी दोस्त है, मगर आपने उस वक़्त नहीं बताया, जब उसे लाने को मुझे अंदर भेजा था। मैं सादी भाई नहीं हूँ, जो आपकी हर बात को सही समझ लूँगी। फिर उँगली उठाकर उसकी आँखों में आँखें डाले, तुनदही से वार्निंग दी। आइंदा मुझे कभी इस्तेमाल करने की कोशिश की आपने, तो मैं इससे भी बुरा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे और आप अभी जानते नहीं हैं। घूर कर उसे देखती वो साथ से निकलकर आगे बढ़ गई, और हाशिम ज़ब्त से गहरे सांस लेता वहीं खड़ा खोलता रहा। कुछ देर तक तो उसे यकीन नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। वो शौक के आलम में नहीं बैठी थी क्या, वो गुस्से में बैठी थी। फिर तेजी से उसने फ़ोन निकाला। खावर ने पहली घंटी पे कॉल उठा ली। यस सर। क्या अलीशा का दोबारा राब्ता हुआ सादी की बहन से? नहीं सर, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। वो अलीशा के किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। ओके। एक तसल्ली बख्श एहसास सा अंदर उतर आया। जब वो बाहर आया तो हुनैन बड़े अब्बा की व्हील चेयर सुमर के कमरे से निकाल रही थी। उसने एक तेज निगाह हन्ना पे डाली। वो भी जवाब में इतनी ही शोलाबार नजरों से उसे घूरती पलट गई और व्हील चेयर दूर ले जाने लगी। दिल उसका अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उसने रात से सोचे कि सारे पॉइंट्स कह दिए ना? कुछ रह तो नहीं गया? हूँ, आए थे मुझे इस्तेमाल करने। हाशिम तेज तेज चलता दूसरी जानिब मुड़ गया।
उसे अब बाहर कार में बैठकर जवाहरात के आने का इंतजार करना था। जवाहरात अंदर जुमर के सामने कुर्सी पे बैठी वो गुस्से से कह रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमाद ऐसा करेगा। मैंने तुम्हें बताए बगैर कि तुम उसे इज्जत नफ्स का मसला न बना दो। हमाद को ऑस्ट्रेलिया में अपनी कंपनी में जॉब की भी ऑफर की, बस शहर न बदलना पड़ता, मगर 3 गुना ज्यादा कमा लेता। और उसने क्या किया? जिस मैनेजर से उसे मिलवाया उसी की बेटी को फांस लिया। वो गोया अभी तक बरक़े हैरत में थी। तकियों से टेक लगाए नीम दराज उमर बस चुप सी उसे देखे गई। तुम कहो तो मैं मैनेजर को अभी फायर किए देती हूँ। उसको मालूम था कि हमाद की शादी होने वाली है, फिर भी उसने अपनी बेटी के आगे हथियार डाल दिए। दुनिया कितनी खुदगर्ज है। जवाहरात ने झुरझुरी ली। इसकी जरूरत नहीं है। हमाद ने दुरुस्त फैसला किया। उसे यही करना चाहिए था। वो वीरान आंखों से खिड़की को देखने लगी। मगर तुम कैसे इस ज्यादती पे खामोश रह सकती हो? वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। उसने कुछ गलत नहीं किया मिसेस कारदार। मैं जानती हूँ मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, मेरी कभी कोई फैमिली नहीं हो सकेगी। ऐसे में इसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। कुर्सी पे बैठी जवाहरात के चेहरे पे हमदर्दी उभरी, दिल में दर्द सा जागा। आई एम रियली सॉरी, हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे साथ की गई। हाथ बढ़ाकर उसके पैर को जरा सा दबाया। बस तुम किसी को बद्दुआ ना देना। करने वाले को किसी बात ने मजबूर कर दिया होगा, वरना इतना जुल्म कोई हंसी खुशी नहीं कर सकता। जुमर ने आंखें उठाकर तकान से उसे देखा। यही तो समझने से कासिर हूँ। इतने दिन से यही तो सोच रही हूँ कि फारिस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ना कोई दुश्मनी थी, ना पुराना बुग़्ज़। मैं तो उसकी टीचर थी, मेरे कितने काम करके देता था, फिर एकदम वो कैसे बदल गया। जवाहरात की आंखों में छाई हमदर्दी गायब हुई। उसकी जगह बेचैनी ने ले ली। उसके पांव से हाथ हटा लिया। हो सकता है कोई पुराना अनाद हो, कोई रिश्ते वगैरह का चक्कर। वो एहतियात से लफ्ज लफ्ज अदा कर रही थी। जुमर की हमायत किसी कीमत पर नहीं खोनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं। वो नागवारी से तड़क कर बोली, वो मेरा स्टूडेंट था बस। जवाहरात जल्दी से मुस्कुराई। मैं तो महज एक ख्याल का इजहार कर रही थी। अमूमन कत्ल 3 बातों पे होते हैं, जन, जर, जमीन। यानी इश्क, दौलत या अपनी ताकत का गरूर। लेकिन हो सकता है कि वजह वही हो जो वो कह रहा था, अपने पहले कत्ल को छुपाना। नहीं, वो लब दांत से कुचलती नफी में गर्दन हिलाने लगी। सिर्फ ये बात नहीं थी, उस रोज वो फारिस लग ही नहीं रहा था। उसने कभी ऐसे मुझसे बात नहीं की, फिर एकदम से मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो पलके सुकेड़ कर खिड़की को देखती सोचे गई। फिर आंखों में यासियत उभरी। क्या मालूम, वाकई वो फारिस ना हो, किसी ने फारिस बनकर मुझसे बात की हो। शायद मैं ही। जवाहरात ने बेचैनी से पहलू बदला। और उसके फिंगरप्रिंट्स, बारिश के डीएनए वाली रस्सी का उसकी कार से मिलना, उसकी गन, होटल में उसके नाम का कमरा, इस सब की वजाहत कैसे करोगी? वो शायद तुम अपने वालिद और भाभी की बातों का असर लेकर कमजोर पड़ रही हो। मैं समझ सकती हूँ। अपनों के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। समझने वाली अंदाज में जवाहरात ने सर को खम दिया। मैं ना कमजोर हूँ और ना किसी का असर ले रही हूँ। वो नागवारी से तेजी से बोली, मैं सिर्फ उनके मफरूज़ों को दोहरा रही थी। वो फारिस ही था, उसने मुझे शूट किया। मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ। शाने उचकाकर वो खफकी से रुख मोड़ गई। जवाहरात के लबों पे मुस्कुराहट उभरी। सताइश से उसे देखा। गुड, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हें खानदान वालों का दबाव नहीं लेना। तुम्हें फारिस से अपना इंतकाम लेना है। मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, इंसाफ पे यकीन रखती हूँ, इंतकाम पे नहीं। कम अज कम तब तक नहीं जब तक इंसाफ की उम्मीद बाकी रहे। मैंने बयान देना था, दे दिया। अब और कुछ नहीं करना मुझे। जवाहरात को हैरत का झटका लगा। तुम उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं करोगी क्या? नहीं, एक दूसरे प्रोसिक्यूटर इस केस को प्लीट करेंगे।
مگر تمہیں فارس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی وجہ سے تمہاری شادی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں مسز کاردار، جیسے خاندان کا دباؤ نہیں لیا ویسے ہی آپ کا بھی نہیں لوں گی۔ آپ چاہتی ہیں میں فارس کو سزا دلواؤں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کے جائیداد کے مسئلے ہیں، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، سو ہم اب دوست ہیں۔ وہ کافی سنجیدگی سے جواہرات کو دیکھ رہی تھی، جو آگے سے پھیکا سا مسکرا دی۔ اور میں آپ کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے کیوں بار بار اس کے خلاف کارروائی پہ اکسا رہی ہیں، مگر میرا ایک خاندان ہے اور وہ شخص سعدی کا ماموں ہے۔ میں نے بیان دینا تھا، دے دیا، اب آگے عدالت جانے اور پولیس۔ فارس کا مجھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، اس نے یہ کسی اور وجہ سے کیا، ممکنہ طور پہ وہی جو اس نے بتائی تھی، اس لیے میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ جواہرات بامشکل مسکرا پائی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، بہت سی چیزوں میں ہم ایک جیسے ہیں زمر۔ خیر، تم نے درست فیصلہ کیا۔ اگر تم اس کے خلاف محاذ کھول لیتی تو ندرت یا اس کے بچے تمہاری شکل دیکھنے سے بھی رہ جاتے، مگر میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کیس کو خود لینے سے اعتراض اس وجہ سے نہیں برت رہی کہ تم دور اندر کہیں اس کو بے گناہ سمجھتی ہو۔ زمر لمحے بھر کو بالکل چپ سی ہو کر جواہرات کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا تم اندر سے اپنے ہی بیان پہ خود مشکوک ہو چکی ہو؟ مگر چونکہ خود کو غلط ماننے پر تمہاری ناک آڑے آتی ہے، سو تم اس پہ ڈٹی ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ اب کے کافی مضبوطی سے بولی۔ کبھی کبھی مجھے متضاد خیالات آتے ہیں، مگر میرا یقین ہے ان کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے۔ وہ فارس ہی تھا، کوئی بھی چیز مجھے اس بیان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اپنی ناک عزیز ہے مجھے، مگر بے انصافی کی حد تک نہیں۔ اگر مجھے لگتا وہ بے گناہ ہے تو میں خاموش رہتی۔ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، شاید اگر میرے ابا کو فارغ نہ ہوا ہوتا تو بھی میں خاموش رہ جاتی، مگر اب نہیں۔ جواہرات گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، مسکرا کر اس کے شانے پہ ایک ہاتھ رکھا، دوسرے سے اپنا بیگ اٹھایا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، سو تم ہمیشہ مجھے اپنا دوست پاؤ گی۔ زمر نے سر اس بات میں ہلایا۔ جواہرات بیگ کندھے پہ لٹکاتی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو زمر کے تاثرات بدلے۔ سپاٹ چہرے پہ بے پناہ کرب امڈ آیا۔ اس نے مٹھی ہونٹوں پہ رکھی، آنکھیں بند کر کے ضبط کرنا چاہا، مگر آنسو امڈ امڈ آ رہے تھے۔ وہ خبر جس پہ وہ سارا وقت ضبط کر کے بیٹھی رہی تھی، وہ پھر سے تمانچے کی طرح آن لگی تھی۔ حماد کی شادی ہو رہی تھی، حماد کہیں اور شادی کر رہا تھا۔ یہ سہنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے ابھی جواہرات کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ گردن جھکائے، ہاتھ ہونٹوں میں دبا کر رکھے، وہ مسلسل بند آنکھوں سے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ بجا۔ زمر نے تیزی سے چہرہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا اور انگلی سے آنکھوں کے کیلے کنارے جلدی جلدی خشک کرنے لگی۔ ذرا کھنکار کر رندی آواز کا گیلا پن دبانا چاہا اور بولی، آ جائیے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر اندر لا رہی تھی۔ زمر رخ موڑے سائڈ ٹیبل پہ کچھ تلاشنے لگی، ساتھ بار بار پلکیں جھپک کر ان کا گلابی پن دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تم سرجری کے لیے تیار ہو؟ پشت سے ابا کی آواز آئی۔ وہ جی کہتی سنجیدگی سے سیدھی ہوئی، آنکھیں اب ہلکی گلابی تھیں۔ حنین خاموشی سے بڑے ابا کی کرسی کے عقب میں کھڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، مجھے پتا ہے۔ پھر قدرے بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ سعدی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لے۔ بڑے ابا کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی ذرا ذرا گیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پھر ان سے چھلکتی بے تابی کو لب کھولے مگر بند کر دی۔ وہ آ جائے تو میں اس کے سامنے حنین کو بتا دوں گی کہ میں تمہارے ماموں کے خلاف کیس نہیں لڑوں گی، نہ اس کے کیس کو فالو کروں گی۔ بھائی انگلینڈ چلا گیا تھا، ان کا ٹیسٹ تھا ایک پپھو، سنجیدگی سے حنین نے بتایا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی، بالکل ایک ٹک، سانس روکے۔ ساتھی چلا گیا؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، حلق میں کچھ اچکنے لگا۔ ہم تو ہیں نا بیٹا، اس کی مجبوری تھی۔ مگر وہ ہنوز ششدر سی حنین کو دیکھ رہی تھی۔
क्या उसे मेरे ऑपरेशन का पता था? भाई से ज्यादा किसे पता होगा? उसने इस बात में सर हिला दिया। जुमर के लब भींच गए, अब्रू इकट्ठे किए। वो खफगी से दूसरी जानिब देखने लगी। नुदरत भी आने वाली है, हम सब तुम्हारे साथ होंगे सर्जरी के दौरान। शादी भी कॉल करता रहेगा। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता अब्बा। मगर वो लब से ये दूसरी जानिब देखती रही। हुनैन नागवारी से पलट गई। उसका दिल हर शय से उचाट हो रहा था। वो बाहर आई तो सादी मुंतजिर खड़ा था। वो खामोशी से उसके साथ जा खड़ी हुई। दोनों की पुश्त दीवार से लगी थी और नजरें सामने थी। क्या आप एक दफा उनको खुदा हाफिज कहने भी नहीं जा सकते थे? मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की थी, अब नहीं सामने जाऊंगा। वो मेरी शक्ल देखकर दिल की बात जान लेंगी। तो फिर जुबान की बात का यकीन क्यों नहीं करती? फिर जरा नरमी से बोली, सिर्फ मिल ही लें। सादी ने सर को दाएं बाएं हिलाया। ओहो, मुझे डर है उनके सामने जाकर मैं रोने लग जाऊंगा। गोया हुनैन का दिल किसी ने दबा दिया हो। उसने बेएहतियात मुड़कर सादी का चेहरा देखा। वो उदासी से सामने देख रहा था। जीन्स पे आधे आस्तीन की मैरून शर्ट, छोटे कटे बाल जो सामने से सीधी और सर की पुश्त से घुंघरियाले थे। चेहरे पे छाया एक मासूम सा असर। आप इंग्लैंड जाने के बाद पहली दफा आए घर, तो हम सब ने कहा कि आप बदल गए हैं, पहले से ज्यादा स्मार्ट और अक्लमंद। मगर आप तो आज भी वैसे ही हैं। सादी ने नजरें फेर कर सवालिया अंदाज में उसे देखा। मासूम। वो उदासी से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। मासूम, क्या ये मेरा दूसरा नाम है? पहला क्या था? हमारा सादी। और वो दोनों हंस पड़े। उदास से माहौल में जिंदगी की कोई ताल किसी ने छेड़ी थी। अलीशा का कुछ पता चला? इस सवाल पे हुनैन की हंसी थमी। सर नफी में हिलाया। मैंने उसकी सारी मेल्स और मैसेजेस बगैर पढ़े मिटा दिए। हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं दोबारा उससे कभी बात नहीं करना चाहती। तुमने सही किया। और आपने देखा किस तरह वो अपना बयान बदल कर चली गई। उसने मेरा गुस्सा मामू पे उतार दिया। शायद मैं उसकी कॉल उठा लेती, अगर मुझे ये ना पता चलता कि उसने अपनी गवाही बदल दी है। अपने बाप से मसला था तो उन तक ही रखती, मुझे क्यों दरमियान में लाई? वो सख्त रंजीता लग रही थी। चलो, अब तुम दोबारा हाशिम भाई से इस बारे में कोई बात ना करना। उनका उससे खून का रिश्ता है। वो लोग एक दिन फिर इकट्ठे हो जाएंगे, हम दरमियान में क्यों आए? वो नरमी से समझाते हुए कह रहा था। हुनैन बेदिली से सर हिलाती रही। उसने कहा था चूंटियां इंतकाम लेने पर आए तो उन्हें कोई नहीं हिरा सकता। मगर फिर वो क्यों हार गई? भाई, उसको बगैर पैसे दिए हाशिम भाई ने भेज तो दिया ना वापस। बस एक यही उलझन थी जो उसे सता रही थी। सादी कुछ देर को बिल्कुल खामोश होकर सोचता रहा। हुनैन मुंतजिर थी। क्या तुम सारा वक्त ड्रामे देखती रहती हो या कुरान भी पढ़ती हो, जैसे इंग्लैंड जाने से पहले हम इकट्ठे पढ़ते थे? क्या भाई, पढ़ती हूँ ना, एकदम बहुत सुस्ती से कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। और क्या तुम्हें वो सूरतें याद हैं जो हमने हिफ्स की थी? हुनैन ने उंगली से कान के पीछे बाल खुजाए। जी, याद है। मैं जरा सा दोहरा कर सुना सकती हूँ। कहीं वो अभी के अभी सुन ही ना ले। बहुत अच्छा। खफकी से उसको देखा। वो एकदम बहुत मासूमियत से सर झुकाए अपनी ऐनक उतार कर शीशे से कुछ साफ करने लगी थी। बहरहाल, हमने एक सूरत हिफ्स की थी, सूरह नमल, याद है? जी बिल्कुल। ऐनक साफ करके आंखों पे लगाते हुए उसने जहन पे जोर डालना चाहा कि पहली आयत कहाँ से शुरू होती थी। ओह, याद क्यों नहीं आ रहा। और नमल का क्या मतलब है? हुनैन एकदम खुलकर मुस्कुरा दी। शुक्र भाई ने सूरत नहीं सुनी थी। ये सवाल तो बहुत आसान था। हस्पताल का कॉरिडोर एकदम खुशगवार लगने लगा। नमल यानी चूंटी। बहुत एतमाद से मुस्कुराकर बताया। सादी ने पहले ताज्जुब और फिर हफ्की से उसे देखा। यानी कि तुमने अरसे से कुरान नहीं खोला? हुनैन हक्का बक्का रह गई। मगर मैंने सही बताया है। गलत बताया है। नमल का मतलब चूंटी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? चूंटी को नमलता कहते हैं। नमल का मतलब होता है चूंटियां। हुनैन के तने असाब ढीले पड़े। न रूठे पान से भाई को देखा। वही ना, एक ही बात हुई। अगर एक बात होती तो अल्लाह ताला इस सूरत का नाम नमलता रख देता, मगर नहीं।
चूंटी और चूंटियों में बहुत फ़र्क होता है। देखो, बाकी जितने भी सूरतें हैं हशरातुल अर्ज़ के नाम की, वो वाहिद हैं। अल अनकबूत यानी एक मकड़ी, नहल यानी एक शहद की मक्खी। लेकिन चूंटियों की सूरत जमा के सीगे में है। पता है क्यों? उसने अभी अभी की सोची गई बात बहुत एक्साइटेड होकर कही। वो बहुत ध्यान से सुन रही थी, बेताबी से बोली, क्यों? क्योंकि अकेली चूंटी होती ही नहीं है। कभी देखी है अकेली चूंटी? ओह, चूंटियां हमेशा अपनी कितार में अपने खानदान के साथ होती हैं। अकेली हार जाती हैं, पैर तले मसली जाती हैं, और जो इकट्ठी होती हैं वो कभी नहीं हारती। अलीशा अकेली थी और तुमने भी उसकी मदद नहीं की, तो वो कैसे जीत सकती थी? वो खामोश हुआ तो हुनैन बिल्कुल चुप सी हो गई। अगर वो मुझ पे पहले भरोसा करती तो मैं उसकी मदद करती, मगर अब मैं उससे लाताल्लुक रहना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। दोनों फिर से खामोश हो गए। मगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो नहीं है। पुप्पो ने भी मुझे अकेला कर दिया। चलो मैं भी तो हूँ, चलो मैं भी तो हूँ ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। वो नरमी से मुस्कुराया तो हुनैन भी मुस्कुरा दी और जरा सी भाई के करीब खिसक आई। कंधे से कंधा मिला। हन्ना की छोटी उंगली से उसकी छोटी उंगली टकराई। एक तहफ्फुज का एहसास। कोई नहीं होगा, तब भी भाई होगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक भाई साथ रहेगा। अब फिर राहदारी में से लोग गुजरते जा रहे थे और वो दोनों दीवार से टेक लगाए खामोश खड़े थे। उतार लेते हैं दुनिया को यूं तो शीशे में, अकेले हों तो आईने से डरते हैं। जवाहरात कार में पिछली सीट पर आकर बैठी तो हाशिम साथ विराजमान इसका इंतजार कर रहा था। उसने मोबाइल थमाया और ड्राइवर के आने का इंतजार किया, मगर जब वो बाहर खड़ा रहा तो वह हाशिम को देखे बिना बेतासुर सा बोली, इसको चलने को कहो हाशिम। मम्मी, आई एम सॉरी। उसने जवाहरात के घुटने पे रखे अंगूठियों से मुज़य्यर हाथ भी अपना हाथ रखा। फिक्रमंद निगाहें उसके चेहरे पे जमी थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो सामने देखते हुए आंखों पे स्याह ग्लासेस लगा रही थी। हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं, मगर तुम आज भी अपने बाप के गुनाह मुझसे छुपाने की कोशिश करते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मुझे उसकी बेटी के बारे में सब इल्म है। मम्मी, आई एम सॉरी। उसका दायां हाथ हनूज जवाहरात के घुटने हाथ पे था। और इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे शहर, मेरे घर पहुंच जाए, मगर तुमने मुझे खबरदार तक नहीं किया। मैं क्या कर लेती? तमाशा या वावेला? क्या पहले कभी किया? हूँ। तलही से उसने सर झटका। तुम्हारे बाप को तो ये भी मालूम नहीं कि मैं उसकी बेटी के बारे में जानती हूँ। मम्मी, आई एम सॉरी। वो मुसलसल निगाहें उस पे जमाई नरमी से कह रहा था। मुझे हाशिम इस लड़की या उसके किसी मसले से फर्क नहीं पड़ता। मैं उम्र के उस हिस्से से निकल चुकी हूँ जब फर्क पड़ा करता है। मुझे कोई परवाह नहीं अगर वो तुम्हारे बाप के कारोबार या इज्जत के लिए खतरा नहीं है। अगर हुई भी तो तुम संभाल लोगे। मम्मी, आई एम सॉरी। वो ज्यादा नरमी और ज्यादा आहिस्ता से बोला। जवाहरात ने एक हाथ से ग्लासेस ऊपर सर पे चढ़ाए और आंखें घुमाकर उसे खफगी और दुख के मिले जुले तासुर से देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इधर आई है? मुझे बेखबर क्यों रखा? शायद मैं जानती हूँ क्यों। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। कहते हुए आंखों में करब की सुर्खी उभरी। मम्मी, आई एम सॉरी। उसने जरा सा माँ का हाथ दबाया। जवाहरात नम आंखों से मुस्कुरा दी और दायां हाथ हाशिम के उसी हाथ पे रख दिया। आंखों की खफगी नरमी में ढल गई। इट्स ओके, मैं तुमसे कभी खफा नहीं हो सकती। वो भी मुस्कुरा दिया, फिर पीछे हुआ, ड्राइवर को वापस आने का इशारा किया। मुझे वाकई इस लड़की से फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त तो सिर्फ यही ख्याल दिल काटता है कि हम दोनों ने जुमर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इसका अफसोस है। मजबूरी ना होती तो मैं ऐसा कभी ना करता। वो चेहरे पे एकदम उमड़ कर आती तकलीफ को जब्त से छुपाकर सेल फोन निकालने लगा। मुझे हर रात सोने से पहले जुमर का ख्याल आता है। वो सब इसकी मुस्तहिक नहीं थी हाशिम। खैर, अगर आप कभी अदालत में उसके मुकाबले पे डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर पेश होती तो अपनी इस राय पर नजरसानी जरूर कर लेती। वो बज़ाहिर बशाशत से कहता मुस्कुरा दिया। ड्राइवर दरवाजा खोल रहा था। जवाहरात ने ग्लासेस फिर से आंखों पे गिराए और पुरसकून सी होकर टेक लगा ली।
اب ساری دنیا اپنی مرضی کے رنگ میں نظر آ رہی تھی، ظلم پر سہمی ہوئی دکھ سے مگر دہکی ہوئی، ایسی آنکھوں ہی سے طوفان اٹھا کرتے ہیں۔ 2 ماہ بعد بڑے ابا کے لاؤنج کم ڈائننگ روم میں دوپہر کے کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت، جو موجودہ دن سے 4 سال قبل کافی دبلا پتلا اور کم عمر سا لگتا تھا، تازہ روٹی لا کر ہاٹ پوٹ میں رکھ رہا تھا۔ سربراہی کرسی کی جگہ بڑے ابا ویل چیئر پر براجمان تھے اور گاہے بگاہے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پر سر جھکا کر لقمے توڑتی زمر کو دیکھتے تھے۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، پھر خاموش ہو جاتے۔ اس کے آپریشن کو 2 ماہ بیت چکے تھے اور اس کی رنگت تب سے اتنی ہی زرد رہتی تھی۔ دفتن میز پہ رکھا زمر کا موبائل تھر تھر آیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سادی انگلینڈ موبائل کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ بڑے ابا نے اسکرین نہیں پڑھی، اس کا چہرہ پڑا اور کالر آئی ڈی جان لی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ لقمے توڑنے لگی۔ ان کو بے چینی ہوئی۔ فون بج رہا ہے، میں کھانا کھا رہی ہوں۔ لقمہ منہ میں رکھ کر سر جھکائے اگلا توڑنے لگی۔ فون خاموش ہو گیا۔ ذرا سا وقفہ اور پھر بجنے لگا۔ زمر نے پانی کا گھونٹ بھرا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ السلام علیکم زمر۔ وہ رکا۔ منہ میں کچھ ہونے کے باعث آواز ذرا فرق لگی تھی۔ زمر بول رہی ہے نا؟ جی، زمر پپو بول رہی ہوں، سنجیدگی سے کہتی فون کان سے لگائے وہ پانی گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ بری آنکھیں میز پہ رکھے گلدان پہ جمی تھی، چہرہ زرد اور نکاہت زدہ لگتا تھا۔ بڑے ابا بس بے چینی سے اس کو دیکھے گے۔ اوہ، اوکے، کیسی ہیں آپ زمر؟ وہ صبح سویرے کی نیلے اندھیرے میں ڈوبی سڑک پہ واک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے کافی لگاؤ اور اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کی درد کیسی ہے؟ وہ سڑک کنارے ایک جگہ کھڑا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کرنا چاہا۔ درد نہیں ہے، یا پھر اب احساس نہیں ہوتا؟ وہ گلاس رکھ کر روٹی کا نوالا توڑنے لگی۔ نہیں، اتنی جلد تو درد ختم نہیں ہوتا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ ابھی تو کچھ وقت مزید لگے گا نا زخم بھرنے میں۔ بہت سے کام آپ نہیں کر سکتی ہوں گی۔ سامنے تیز تیز بھاگ کر جوگنگ کرتے ایک لڑکے کو دیکھ کر وہ بے خود سا بولا۔ ہوں۔ اور آپ کیسی ہیں؟ اس کے سرد خشک رویے پہ وہ بس اتنا پوچھ سکا۔ پہلی جیسی ہوں، ابھی کھانا کھا رہی تھی۔ اوہ ہاں، آپ کی تو دوپہر ہوگی۔ بڑے ابا جلدی کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ خفیف سا ہنسا۔ زمر خاموشی سے نوالا منہ میں رکھ رہی تھی۔ سادی چپ ہو گیا، پھر دوبارہ کوشش کی۔ میں آج مال جا رہا تھا دوست کے ساتھ، کچھ چاہیے آپ کو؟ صرف سکون، وہ ادھر سے نہیں ملتا۔ وہ پھر چپ ہو گیا، مرجھا گیا، آہستہ سے بولا۔ چلیں آپ کھانا کھائیں، میں فون رکھتا ہوں زمر۔ قدرے وقفے سے اضافہ کیا۔ زمر پپو، تب احساس ہوا کہ بات کے آغاز میں اس نے کیوں یاد کرایا تھا۔ 21 سال زمر تھی، اب وہ پپو بن گئی تھی۔ بھتیجے نے فون بند کر دیا۔ زمر نے بھی موبائل میز پہ رکھ دیا۔ اس سے کیوں ناراض ہو؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگے۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، وہ میرا بچہ ہے، بچوں سے کون مقابلہ کرتا ہے؟ پھر اس کو یہ کیوں کہا کہ زمر پھپھو بول رہی ہوں؟ اوکے، آپ ہمارا کھانا خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پلیٹ پرے ہٹائی اور سر اٹھا کر سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کہاں تھا جب میں بیمار تھی؟ میرا آپریشن تھا ابا، حماد نے منگنی توڑ دی تھی۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ تک دے سکتی ہے، مگر وہ سادی جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ ایک دن بھی میرے لیے نہیں رک سکا۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں تھا اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ یہ تب کیوں نہیں کہا جب اس نے فون کیا تھا؟ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، بولی کچھ نہیں۔ تمہیں اصل غصہ اس بات پہ ہے کہ سعدی نے تمہارے مقابلے میں فارس کا یقین کیا اور اس نام پہ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر گئی۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ فارس کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس نے مجھ پہ گولی چلائی، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب بھی
वो आप सबको मासूम लगता है। जोर से नैपकिन परे हटाया। तो फिर तुम उसके खिलाफ केस खुद क्यों नहीं लेती, अगर इतना यकीन है तुम्हें उसके मुजरिम होने का? क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ और मैं इस तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहती। बयान दे दिया, गवाही भी दूंगी, मगर आगे सरकार जाने और फारिस काजी। तलखी से गोया फटे दिल से कहती उसने आखिर में बहुत दुख से अब्बा को देखा। और क्योंकि मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि नुदरत भाभी क्यों ऑपरेशन के दिन से आज तक मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे बार बार झूठा कहलवाए जाने का शौक नहीं है। मोबाइल और परस उठाया और बुड़बुड़ाती उठ खड़ी हुई। बाबा जी सारी उम्र कहते रहे कि वो नहीं रखता ताल्लुक तो मैं क्यों रखूं। सोच सोच कर एक दिन हम तन्हा हो जाएंगे। मैं तन्हा हो चुकी हूँ। थैंक यू अब्बा। कागजात समेटे परस कंधे पे लटकाया और कुर्सी पीछे धकेली। उन्होंने कदरे हैरत से उसे देखा। अब कहाँ जा रही हो? शादी की फीस जमा करवानी है। और वो एकदम लाजवाब से होकर उसे देखने लगे। मगर तुम तो इस पर गुस्सा थी जुमर। क्या मतलब? हाँ, मुझे इस पे गुस्सा है, लेकिन आपने क्या समझा था मैं उसकी फीस जमा करवाना छोड़ दूंगी? ओह अब्बा। कराह कर नागवारी से उनको देखा। वो बच्चा है, मैं नहीं। और चीजें लिए बाहर निकल गई। बड़े अब्बा ने एक नज़र अधूरे खाने पे डाली। ये अगले 4 साल तक के अक्सर अधूरे रह जाने वाले खानों का आगाज था। कार में बैठने तक उसने एक दो मजीद कॉल्स सुनी जो ऑफिस से थीं। उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पे बैठी लब काटते हुए पुरसोच नज़रों से सामने देखती रही। चेहरे पे उलझन थी। ये कैसे हो सकता है? हाशिम को कैसे मिले मेरे गवाह की मालूमात? अचंभे से वो बुड़बुड़ाई। कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर एकदम चौंकी। बेइख्तियार मोबाइल को देखा, चेहरे पे ताज्जुब उपरा, फिर गुस्सा। हाशिम का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। लब सख्ती से बींच रखे थे। हेलो मैडम प्रोसिक्यूटर, मुझे कैसे याद किया इतने दिनों बाद? वो हमेशा की तरह खुशगवार सा बोला था। बहुत मुबारक हो, आपने नोमान अकरम बनामे अफसल काठियावाड़ी को, यानी मेरे केस को ख़राब कर दिया हाशिम। ओके, और मैंने क्या किया है? मेरी सर्जरी से पहले आपने मुझसे मेरा फ़ोन लिया था, फारिस की कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए। मगर दर हकीकत आपने उसमें से मेरे गवाह का नंबर और पता निकाला, उसे ट्रेस किया, उसका पैसे या फेवर्स देकर मुंह बंद करवा दिया और गवाही बदलवा दी। थैंक यू सो मच हाशिम। जब्त करते करते भी आवाज़ बुलंद हो गई। आपको लगता है कि आप अंदर ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में होंगी और मैं बाहर आपके फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँगा? आप कह रही हैं कि आपने मेरे फ़ोन से उसका नंबर नहीं लिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर्स के बाहर आ जाने और ऑपरेशन की कामयाबी की इतला मिलने के बाद आपका फ़ोन खोला था। वो मज़े से बोला था। आह, आपकी इंसानी हमदर्दी। थक कर गहरी सांस ली। और जब आपने मुझे कहा था कि आपको मेरी बात पे यकीन है, तो मुझे लगा कि आप बदल गए हैं, मगर नहीं, आप आज भी वैसे ही हैं। सो तो हूँ। सी यू इन कोर्ट। तब तक आप कोई नया गवाह तैयार करें। महफूज सा कहते हुए उसने कॉल बंद की और जुमर उफ करके झुरझुरी ली। अभी फ़ोन रखा ही था कि वो दोबारा बज उठा। नंबर देखकर जुमर के अबरू तन गए। नागवारी से उसने कॉल उठाई। जी एडवोकेट महमूद। मैडम, आपसे एक। मेरा जवाब ना में है। अपने क्लाइंट फारस काजी से कहिए कि बार बार मुझसे मुलाकात के लिए इसरार ना किया करे। आप सिर्फ एक दफ़ा उससे मिलकर तसल्ली से उसकी बात सुन ले, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जानने की कोशिश करें। एक वकील की हैसियत से आपको केस के दोनों पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं इस केस की वकील नहीं हूँ, ना प्रोसिक्यूटर, ना डिफेंडर। मैं इस केस की विक्टिम हूँ और विक्टिम के लिए कोई दूसरा साइड नहीं होती। ओके, लेकिन एक दफ़ा उसकी बात सुनने में हर्ज क्या है? वो नरमी से समझाने लगे। सुमन ने बात काट दी। मैं ज़रूर सुनती। अगर वो कहता कि किसी ने उससे गन पॉइंट पे कॉल करवाई है, तब मैं उसको बेगुनाह भी तस्वुर कर लेती। मगर जब वो सिरे से हर चीज़ से इनकारी है, जब वो मुझे झूठा कह रहा है, तो मैं क्यों सुनूं? मगर एक वकील की हैसियत से। क्या वकील वकील की रट लगा रहे हैं आप? जब एक वकील की हैसियत से उसकी मिन्नत की थी कि उसका केस लड़ूंगी और वो मुझे ना मारे, तब उसने सुनी थी मेरी बात। आइंदा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। और ठग से कॉल काट दी। कब से उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चुके। जेल के उस कमरे में बिछी मेज की एक तरफ फारिस था और दूसरी जानिब हुनैन और नुदरत। वो खामोशी से बैठा था। पहले वाला तनतना, अकड़, गुस्सा सब नदारद था
और वो उसके बरअक्स काफी ढीला लग रहा था। यहाँ मत आया करे, वो भी हन्ना को लेकर। कितनी दफा बताऊं, ये कोई माहौल है आने वाला? उसने खफगी से नुदरत को मुखातिब किया, मगर अंदाज में तकान थी। शादी वापस जा चुका है, शोहर मेरा मर चुका है, दूसरा भाई भी कत्ल हो चुका है, और क्या करूं? नुदरत रूहांसी हो गई। अम्मी, आप ये मेलोड्रामा काफी देर से कर रही हैं, अब बस कर दें। वो चिढ़कर बोली तो दोनों ने बेइख्तियार उसे देखा। इतनी देर से सुन रही हूं मैं ये बातें, बस कर दें आप दोनों। और अम्मी, कर लेना आपने जो बातें करनी थी। आप बाहर इंतजार करें, मुझे मामू से अकेले में बात करनी है। तमीज नाम की चीज मेरी औलाद को छू कर नहीं गुजरी। तुम घर पहुंचो, मैं बताती हूँ। आंख का किनारा साफ करती नुदरत उसको सख्त सुस्त सुनाकर चली गई, तो वो असर लिए बिना संजीदगी से फारिस की तरफ घूमी। दुपट्टा सर पे लिए ऐनक लगाए खफा नजर आ रही थी। क्या आपकी फूफो से बात हुई? नहीं, वो मिलना नहीं चाहती। वो मेज रखे अपने हाथों को देखने लगा। हुनैन उसको देखती रही, यहाँ तक कि एक पुराना मंजर आंखों के सामने से गुजरा। छोटी हुनैन खफा और खामोश सी बागीचे के कोने में बैठी थी, और फारिस उसके सामने पंजों के बल बैठा पूछ रहा था। और फिर अम्मी ने तुम्हें डांटा? सिर्फ डांटा? वो तब से मुझे डांट रही हैं, जब से मैंने गमला तोड़ा है। मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। इस उम्र में उसे मरने की बड़ी फैंटेसी होती थी। और और क्या? और क्या दिल चाह रहा है तुम्हारा? यही कि मैं जन्नत में चली जाऊं, वहां मेरे पास बड़ा सा घर हो। और वो नरमी से पूछता जा रहा था और वो बताती जा रही थी। क्या देख रही हो? उसकी आवाज पे हन्ना चौंकी। वो थकान से उसे देख रहा था। क्यों नहीं कहते जो कहना चाहते हैं? कब तक अपनी फीलिंग्स और सोच को अंदर दबा कर रखेंगे? आपको पुप्पो पे गुस्सा है ना, तो कह दें, जो भी अंदर है निकाल दें। हाँ, मुझे गुस्सा है उस पर। उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं। तलखी से कहते कहते वो रुका। कि मैं किस तकलीफ में हूँ? जो मरी है वो मेरी बीवी थी, और मुझे वो बहुत प्यारी थी। बजाय इसके कि वो हमारे साथ खड़ी होती और मेरी बीवी के कातलों तक पहुंचने में हमारी मदद करती, वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हुँ, मुठ्ठियां भींच कर कहते उसने सर झटका। और और तुम्हें पता है जेल कैसी होती है? तारीख और खाली। और वो सुकून से पूछे गई। फारिस ने गहरी सांस ली और फिर उसे अपने हाथों को देखने लगा। और जब रात होती है और बत्तियां बुझा दी जाती हैं, मैं तब भी सलाहों के साथ बैठ जाता हूँ, इस हिस्से में जहाँ रोशनी की किरण सुबह सबसे पहले गिरती हो। इस अंधेरे में सबसे ज्यादा जरताशा याद आती है। उसको अंधेरे से डर लगता था। वो रात को सोते वक्त ड्रेसिंग रूम और टेरेस की बत्तियां जला देती थी। कहते हुए वो रुका। अब उसका सर झुका था और कोहनियां मेज पे रखी थी। दोनों हाथों से पेशानी मसलता रहा। हुनैन बस उसे देखे गई। और उसने सर उठाया, थकावट से चूर आंखों से बाई जानिब दीवार को देखने लगा। कुछ याद आया, चेहरे पे उदास सी मुस्कुराहट उभरी। हुनैन ने अरसे बाद फारिस को मुस्कुराते देखा था। वो बहुत प्यारी थी हन्ना। जब शादी हुई मुझे पसंद नहीं थी वो। इमेच्योर, बचकाना और बेवकूफ़ लगती थी। मगर एक दफ़ा मैं बीमार हुआ तो वो फजर तक जागी रही। हाँ, बत्ती उसने उस रात बुझा दी, सारी बत्तियां, कहीं मैं डिस्टर्ब ना हूँ। उस दिन से वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। हुनैन, जब पुलिस मुझसे पूछगिछ करने आ रही थी तब भी वो मेरे साथ थी। उसे यकीन था मैंने कुछ गलत नहीं किया। और और मैं जुमर से मिलकर उससे ये पूछना चाहता हूँ कि जरताशा को वहाँ किसने बुलाया था, और ये कि उसने आखिरी बातें क्या कही थी। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं वो दोनों काफ़ी देर वहाँ बैठी बातें करती रही थी। सीसीटीवी फुटेज मैं सिर्फ इसलिए निकलवाना चाहता था कि देख सकूं वो नाराज़ तो नहीं लग रही थी। मैं कॉल पे उससे ठीक से बात नहीं कर सका था, मगर उसने तलखी से सर झटका। हर वो फोटो जो मेरे लिए ज़रूरी थी वो गायब है। ना सिर्फ रेस्टोरेंट की फुटेज, बल्कि वारिस मामू के कत्ल की रात होटल एंट्री और एग्जिट की फुटेजेस भी गायब हैं। फायरिंग वाले दिन इत्तेफाक से उसी फ्लोर के कैमरे खराब थे। कमरा भी आपके नाम था। जो रिसेप्शनिस्ट उस वक्त डेस्क पे थे जब इस कमरे की चाबी ली गई, वो भी गायब है।
آپ کو बुरी तरह फंसाया गया है मामू इस सब में। वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से कह रही थी। मगर जुमर इन तमाम वाक़यात को क्यों नहीं देखती, क्यों मेरी बात नहीं सुनती? मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। वो कहती हैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन ट्रैप कर सकता है। कैसे नहीं ट्रैप कर सकता? ये हाशिम का सिक्योरिटी ऑफिसर खाबर, ये भी पहले एक एजेंसी में था, फिर किसी नाकर्दा जुर्म की पादाश में निकाला गया है। हाशिम ने उसका केस लड़ा और उसको बरी करवाकर अपने पास ले आया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। वो काफी देर से बोल रहा था, इसलिए अब थक चुका था। आपके एजेंसी के दोस्त सीनियर्स कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हुनैन, ये एजेंसियां तब तक साथ देती हैं जब तक आप इनमें शामिल हैं। जब निकाल दिए जाओ तो सब खत्म। मगर आपका कौन दुश्मन हो सकता है? किसी पे तो शक होगा आपको। दुश्मन तो बहुत हैं, कितने केसेस देखें याद भी नहीं। मगर ये मेरे दुश्मन ने नहीं किया, ये वारिस के कत्ल को कवर करने के लिए किया गया है। और वो कहते कहते रुक गया, आंखों में चुभन सी उभरी। और हुनैन ने बगौर उसको देखा। मुझे हाशिम पे शक है। ओह! हन्ना गहरी सांस लेकर पीछे हुई। मुझे मालूम है जो आपने भाई से कहा और हाशिम भाई ने सुन लिया, वगैरह वगैरह। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आपकी जगह यहाँ हाशिम भाई को देखकर मुझे बहुत खुशी होती। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद करके जैसे मजा लिया। मगर अभी आपने कहा कि ये सब करने वाला आपका नहीं वारिस मामू का दुश्मन है, तो हाशिम भाई की उनसे क्या दुश्मनी? और वैसे वो कातिल लगते तो नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाशिम ने कत्ल करवाए हैं, मगर मुझे इसमें वो फंसा सकता है। सबसे बड़ी बात, मेरी कार में जो भी डाला गया सो डाला गया। मगर जिस सुबह मैं और तुम अलीशा के पास होटल गए थे, तब पीछे से मेरे घर की बेसमेंट से मेरी गन चुराई गई। ना कोई लॉक टूटा, ना दरवाज़ा। इतने गार्ड्स, स्कूटी, चेक पॉइंट्स और सीसीटीवी कैमरों के होते हुए भी कोई कैसे मेरे घर में दाखिल हो सकता है? अगर हाशिम उसकी मदद ना करे तो? खैर, झूल तो हर सिक्योरिटी सिस्टम में होते हैं। जब लोग पेंटागन पहुंच सकते हैं तो कारदार्स का कसर क्या चीज़ है। हुनैन को बात दिल को लगती हुई नहीं लगती थी। और हाशिम की बहन, वो क्यों चली गई? बताया तो था, वो मेरी वजह से गई। मेरे पे गुस्सा जो था वही निकाला उसने। और अगर उसको हाशिम ने डरा धमकाकर भेजा हो तो? हुनैन, मैं इस आदमी पे एतबार नहीं करता। वो सुबह उठते वक्त आंख खोलने से पहले झूठ बोलता है। अब ये मत कहना वो मेरे लिए बेहतरीन वकील मुकर्रर कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत मुखलिस है। तुम्हें पता है? वो बताते बताते रुका। कह दे, मैं सुन रही हूँ। मैं हमेशा सुनूंगी। वो उदासी से मुस्कुराई। पारिस ने सर इस बात में हिलाया और उंगलियां आपस में मसलते हुए कहने लगा। हम छोटे थे तो मामू हम सबके लिए खिलौने लाए। हाशिम को टॉय पिस्तौल दिया, मुझे टॉय राइफल। हाशिम मेरे पास आया और कहा, तुम्हारी राइफल तो बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डैड को ये वापस करके इससे बेहतर ले लेता। मैं ये सुनकर फ़ौरन गया और मामू को वो वापस कर दी। मामू को मेरे रवैये से बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने एक और खिलौना मुझे थमा दिया और वो राइफल काफ़ी दुख से सामने करके पूछा, क्या कोई ये लेगा? हाशिम फ़ौरन गया और बहुत ताबेदारी से वो ले ली। बाद में मैंने पूछा कि अगर खुद लेने का दिल था तो मुझे वो सब क्यों कहा? तो वो बोला, मैंने तो सुबह से तुमसे बात भी नहीं की, और आगे बढ़ गया। उस दिन मैं अपने मामू के दिल से उतर गया और हाशिम मेरे दिल से। मगर हम यहाँ असली गन्स की बात कर रहे हैं मामू। हाशिम भाई बुरे होंगे, करप्ट और झूठे भी, मगर उनके पास ये सब करने की कोई वजह नहीं है। कोई एक भी चीज़ आपके मामू या उनके खानदान को इस सब में मुलव्वस नहीं करती दिखाई देती। मुझे लगता है औरंगजेब कारदार के अल ऐलान आपसे इजहार ला ताल्लुकी के बाइस आप उनसे नाराजगी की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, शायद। वो पुरसोच नजरों से वो दूर दीवार को देखता नीम कायल हो गया, या फिर अब भी मशकूक था। उसको खुद नहीं मालूम था। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था। सदा देने वाले ने सदा लगाई तो वो उठ खड़ी हुई। फारिस ने नजरें उठाकर उसे देखा और सुते चेहरे के साथ मुस्कुरा दिया। थैंक यू हना, दूसरी दफ़ा मेरी बात सुनने के लिए। और पहली दफा कब था? हन्ना को याद आया वारिस मामू के कत्ल वाली रात होटल में जब उसने जिक्र किया था उस लौंग का। मैं हमेशा सुनूंगी, चाहे पप्पू ना भी सुने। वो रुकी, जरा हिचकिचाई। जब आप उनसे मिलना तो उन पर गुस्सा न करना।
वो तकलीफ से गुजरी हैं, और शायद ऐसी तकलीफ से गुजरने के बाद मैं भी यही करती। यही मसला है हुनैन, कि सिर्फ वही तकलीफ से नहीं गुजरी। अपना ख्याल रखिएगा। सुनो। वो जा रही थी जब फारिस ने पुकारा। वो बेइख्तियार मुड़ी। जी। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल लोगे? और बदिक्कत ये कहते हुए उसकी आवाज़ में ढेरों बेबसी और करब दर आया था। हुनैन को धक्का सा लगा। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर काश मैं ना झूमी होती, कहा और बाहर निकल आई। फारिस ने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो एक सुरंग के अंदर खड़ा था, जहां दोनों तरफ अंधेरा था और दोनों तरफ का मुंह बंद था। जुमर से बात करके हाशिम ने मोबाइल जेब में रखा और सामने देखा। वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था और यहाँ नशीब में वाक़ फारिस का घर नजर आता था। दूसरे हाथ में पकड़े मग से कॉफी का घूंट भरते हुए वो रेलिंग पे झुककर सोचते हुए अनेक्सी को देखने लगा। तुम पहले से ज्यादा पुरसकून नजर आ रहे हो। जवाहरात अकब से चलती हुई आई और उसके साथ आ खड़ी हुई। हाशिम ने बदस्तूर सामने देखते हुए जरा से शाने उचकाए। मुझे कोई खौफ नहीं है, मेरे हाथ साफ हैं। और मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। ये सारा ड्रामा अगर खुल गया तो? कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, फारिस और जुमर। अब दोनों मसरूफ हैं। फारिस का वकील केस को लटकाता जाएगा, पेशी बेपेशी। कमज़ोर दिफा, और अगले 8-10 साल तो फारिस जेल से नहीं निकलने वाला। कहते हुए रुक कर घूंट पड़ा। जवाहरात मुस्तरब सी उसको देखे जा रही थी। रही जुमर, तो वो अपने इलाज में मसरूफ रहेगी। हो सकता है जल्द ही उसकी शादी हो जाए, तो वो मंजर से बिल्कुल आउट हो जाए। कॉफी खत्म करके मग पीछे मेज पे धरा और रेलिंग से टेक लगाकर सीने पे बाजू लपेटे माँ को मुस्कुराकर देखा। और जरताशा का खानदान तो वैसे ही फारिस को मुजरिम गर्दानता है, कोई भी मेरे पीछे नहीं आने वाला। तुम शादी को भूल रहे हो। शादी? वो तो छोटा मासूम सा बच्चा है, उसने फारिस को मुझ पे छोड़ दिया है। 2 साल तक तो वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रहेगा, फिर वहीं जॉब करेगा। क्या पता फैमिली को भी वहां बुला ले। बाहर जाकर कौन वापस आता है, उसकी क्या फिक्र करनी। लापरवाही से अबरू उचकाकर वो बोला था, जैसे जवाहरात के इन वाहमों पे ताज्जुब हुआ हो। खुदा करे कि ऐसा ही हो। उसने भी अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। फिर दोनों साथ जा खड़े हुए और बिना इनेक्सी को देखने लगे। आज 4 साल बाद वो इनेक्सी इतनी वीरान नहीं थी। उसकी बेसमेंट में दीवार पे लगी तस्वीरों और तराशों के सामने फारिस खड़ा था और पीछे कहीं सादी बैठा चाय पी रहा था। तराशों के ऊपर चलती 4 साल पुरानी फिल्म खत्म हुई तो फारिस चौंका। फिर हाथ में पकड़े कप को देखा। वो हनूज गर्म था और वो इतना पुराना सफर करके वापस भी आ गया था। जहन की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। कुछ खिलाएंगे या मैं जाऊं? अपना कप खाली करके रखता सादी उठा तो फारिस चौंक कर मुड़ा। जीन्स, चोकर्स और टी शर्ट में मलबूस दराज कद लड़का 4 साल कबल के मुकाबले में ज्यादा संजीदा, सेहतमंद और बड़ा बड़ा लग रहा था। तोल तोल कर बोलने वाला, मगर अच्छा बोलने वाला। मर्जी तुम्हारी। एक घूंट भरकर उसने मीठी चाय रख दी। फिर कुछ सोचकर मोबाइल और वॉलेट उठाया। चलो साथ चलते हैं, आपा से 2-4 दिन से मुलाकात नहीं हुई। जी, मगर घर में पहले दिन जैसी खाती नहीं होगी। भिंडी बना रही थी अम्मी। अब आप 2 हफ्ते पुराने हो चुके हैं। सौंफ मुट्ठी में भरकर फांकते हुए वो महफूज सा कहता सीढ़ियों की तरफ चला गया। फारिस तबसरा किए बगैर पीछे आया। जब कार वापस रविश पे चलाते हुए वो कारदारे कसर के करीब होने लगे तो सादी ने देखा। हाशिम और सोनिया अपने कुत्ते समेत अभी तक लॉन में खड़े थे। अब गेम की नौयत बदल गई थी। मैं 1 मिनट हाशिम भाई से बात करके आता हूँ। वो कार साइड पे रोककर बाहर निकला तो फारिस ने बेजारी से पीछे से पुकारा, जल्दी आना। उसे आता देखकर हाशिम ने सोनिया से कुछ कहा। वो सर हिलाकर एक तरफ को चली गई। सादी कदम कदम चलता करीब आया। हेलो सादी। हाशिम ने मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों में से किसी ने मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। बस एक बात कहनी थी हाशिम भाई। वो संजीदगी से उसको देखता कहने लगा, शरीन चाहती है कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए कर रहा हूं। आप सोनिया को उसके साथ जाने दें, उन्होंने अपनी फ्लाइट भी आगे करवा ली है। ओके, मैं उसे जाने दूंगा, एक शर्त पे।
سعدی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اور وہ کیا؟ جو تم نے مجھ سے چرایا تھا وہ واپس کر دو، اور میں سونی کو شیرین کے ساتھ جانے دوں گا۔ ڈیل؟ جیب سے دایاں ہاتھ نکال کر ہاشم نے اس کی طرف بڑھایا۔ سعدی نے اس کی سرد مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ فیصلہ کرنے کے لیے بس چند سیکنڈز تھے۔ میں غارت گر، تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، پبانگ، ناقابل برداشت لوگ، جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی۔ غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش حلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزوری لگے۔ ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور ہوں نہیں، میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں۔ لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت۔ یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے بوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ جوائے بیل۔ اور وہ سعدی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اپنے اچھے وقتوں کے غارت گر دوست کے بڑے ہاتھ پہ چپتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سعدی کا جبڑا بھینچ گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ وہ رکا۔ کار میں بیٹھا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے واپس دیکھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملا لیا اور فوراً اسے واپس کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سا شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار اسٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا۔ فارس تو ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا۔ اوہ، یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پہ موبائل رکھا اور شیرین کا نمبر نکالا۔ کچھ غصے بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ برے موڈ کے ساتھ اس نے اسپیڈ تیز کر دی۔ کار اب دور جا چکی تھی۔ ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا۔ لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی۔ وہ قریبی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے اور انگلی سے ٹھوڑی مسلتا پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو۔ وہ چونکا۔ کچھ تو ہوا ہے؟ وہ پھر سے موبائل پہ انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی۔ نہیں، بس ابھی سعدی سے ملاقات ہوئی، وہ فارس سے ملنے آیا تھا۔ اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے؟
کہ سعدی سب جانتا ہے، کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہمارا وہم ہو۔ فارس کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہو۔ مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوہو، وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ برملا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا، اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ جواہرات نے موبائل پرے ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ ساتھی کو میں سنبھال لوں گا، وہ ابھی بھی وہی معصوم بچہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے، جب سے وہ میری بات چیت میں میرے کمپیوٹر سے ڈاٹا چرا کر گیا ہے، یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا، سب ہر شے ٹھیک تھی۔ 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتا تھا کچھ، پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ۔ جواہرات بے اختیار بولی۔ کرب سا ہر جگہ پھیل گیا۔ ہاں، کل رات جب میں سعدی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ، تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے۔ سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سعدی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا، اور بعد میں اس نے تمہارے باز پرس کرنے پر تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے یقینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تھا پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے، مگر اسے کیسے پتا چلا ممی؟ اور یہاں آ کر ہاشم کا سارا دماغ الجھ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ کب غلطی ہوئی، کدھر غلطی ہوئی، اور وہ ریشم بن گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نئی خبر دی؟ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے۔ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی پٹیشن، مقدمے کی درخواست؟ اوہ، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محفوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بکھرے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہو۔ خیر، میرے لیے یہ بات تشفی کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لی تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو؟ وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور اگر نفرت مر گئی تو؟ اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس خارج کر کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پہنچا، موبائل پرے ڈال دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح اب باسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا سعدی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر 1.5 سال قبل آیا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا کہ سعدی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی
کہ وہ हाशिम को कभी नहीं बताएगी। जवाहरात ने सर झटका। अभी बहुत से काम करने थे। याद माजी किसी और वक्त से ही। वक्त के कितने धारों से गुजरना है अभी। जिंदगी है तो कई रंग से मरना है अभी। शादी के जाने के बाद से इतवार के नाश्ते के बर्तन यूं ही मेज पे रखे थे। सदाकत न जाने किन कामों में मसरूफ था। जुमा ने टीवी देखते हुए उसे आवाज़ दी और फिर चाय का कप उठा लिया। दफतन महसूस हुआ बड़े अब्बा मुसलसल उसे देख रहे हैं, मगर वो टीवी की तरफ देखती रही। कैसी रही शादी? निगाहें स्क्रीन पर जमाए जुमा ने हल्के से शाने उचकाए। ये तो चंद बरस बाद पता चलेगा कि कैसी रही शादी। तुम ठीक हो? वो उसकी ख्वाबीदा आंखों को तफक्कुर से देख रहे थे। हमेशा से बेहतर। आखिरी घूंट कप ऊंचा करके अंदर उंडेला और फिर उनको देखा, हल्का सा मुस्कुराए। एक बात पूछूं अप्पा? तुम कब से तमहीद मानने लगी? जब से ये मालूम हुआ कि मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था। मुस्कुराती आंखों में किरचियां सी चुभी, मगर वो जब्त करके उनकी तरफ पूरी घूम गई। अब्बा, कभी फारिस ने मेरा रिश्ता मांगा था? बड़े अब्बा के लिए सवाल गैर मुतवक्के था। वो चौंक गए। कुछ कहने की कोशिश की, मगर जुबान ने साथ नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर बुरी आंखें सुकेड़ कर गौर से उनके तासुरात देख रही थी। आपने इनकार क्यों किया? बस यही लगा कि तुम्हारा इसका कोई जोड़ नहीं है। किसको लगा? आपको या अम्मी को? हम दोनों को। एहतियात से अल्फाज का चुनाव किया। मुझे क्यों नहीं बताया? वो उनकी आंखों में देखती सवाल पे सवाल कर रही थी। जब रिश्ता नहीं करना था तो बताने का फायदा? क्या ये सच है कि आपने फारिस को घर बुलाकर इनकार किया था और बेइज्जती भी की थी? हरगिज नहीं। फरहाना ने नुदरत को फोन पे इनकार किया था। घर बुलाने वाली बात किसने कही? उनको शदीद हैरत और सदमे का झटका लगा।